नमस्कार, आपका स्वागत है फार्माकोलॉजी लेक्चर सीरीज के 13th लेक्चर में। आज का टॉपिक है ड्रग डोज एंड ड्रग डोसेज फॉर्म्स। शुरू करते हैं डोज। द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ अ ड्रग नीडेड टू प्रोड्यूस अ सर्टेन डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स इन अ गिवन पेशेंट। ये है डोज की डेफिनेशन। किसी भी गिवन पेशेंट में जब कोई रिस्पॉन्स चाहिए, कौन सा रिस्पॉन्स, कितना रिस्पॉन्स, तो उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने के लिए किसी पर्टिकुलर ड्रग का जितना अमाउंट यूज होता है उसको कहते हैं डोज। अब किस पर्पस के लिए ड्रग को यूज किया जा रहा है उसके बेस पे कुछ एक टर्म्स आती हैं, जैसे प्रोफाइलेक्टिक डोज। प्रोफाइलेक्सिस के लिए जो डोज यूज होती है, मतलब प्रिवेंशन के लिए, उसको कहते हैं प्रोफाइलेक्टिक डोज। थेरेप्यूटिक डोज जो ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है। सेम ही ड्रग की प्रोफाइलेक्टिक डोज डिफरेंट होगी, थेरेप्यूटिक डोज डिफरेंट होगी। और तीसरा आता है टॉक्सिक डोज, जो पर्पस तो नहीं होता है हमारा कि टॉक्सिसिटी की जाए, बट इतना नॉलेज हमें होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर ड्रग का टॉक्सिक डोज क्या है, क्योंकि हमें 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 कभी भी उस डोज को यूज नहीं करना है। टॉक्सिसिटी हम नहीं चाहते हैं तो हमें डोज हमेशा उससे कम रखनी पड़ती है। तो टॉक्सिक डोज मतलब जिस डोज पे टॉक्सिसिटी कॉज करता है ड्रग। और सर्टेन डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स, जैसा कि यहाँ लिखा है, तो ऐसा है कि अलग अलग रिस्पॉन्स के लिए सेम ड्रग की डोज अलग होगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया है एस्पिरिन का। तो एस्पिरिन के जो अलग अलग रिस्पॉन्सेज मिलते हैं हमें, जैसे एंटी प्लेटलेट रिस्पॉन्स, एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी। आरए के केस में, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन के लिए ड्रग यूज की जाती है एस्पिरिन। तब उसकी डोज होती है 3 to 5 ग्राम पर डे। एनाल्जेसिक एक्शन अगर चाहिए एस्पिरिन से तो 0.3 to 0.6 ग्राम। एंटी प्लेटलेट एक्शन के लिए 60 to 150 mg पर डे। तो इस तरह एक ही ड्रग की रिस्पॉन्स पे बेस्ड अलग अलग डोज होती है। अगला पॉइंट ये है कि रिकमेंडेड डोजेस, जो भी हमें रिकमेंड की जाती हैं डोजेस, वो पॉपुलेशन डाटा पे बेस्ड होती हैं। मतलब क्लिनिकल रिसर्च के टाइम जो भी ड्रग रिसर्च होता है, उस टाइम जिस पॉपुलेशन पे वो रिसर्च, वो स्टडी हो रही है, उस पॉपुलेशन डाटा पे बेस्ड रिकमेंडेड डोजेस होती हैं। और वो केटर करती हैं किसी एवरेज पेशेंट को, मतलब एवरेज पेशेंट को वो केटर करती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपका पेशेंट एवरेज नहीं है किसी भी मायने में, ये बहुत ओबीज है या बहुत थिन है या और भी कोई ऐसे पैरामीटर्स हैं कि वो आपका पेशेंट एवरेज नहीं है, क्योंकि जितनी भी पॉपुलेशन स्टडीज यूज होती हैं, पॉपुलेशन जो यूज की जाती है रिसर्च में, वो हमेशा एडल्ट्स होते हैं। तो चिल्ड्रन इसका मतलब उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। दूसरा, अगर बहुत ज्यादा किसी का वेट है, बहुत कम है, तो वो भी एवरेज पेशेंट में नहीं आता। तो मतलब आप खुद डिसाइड करेगा फिजिशियन कि आपका पेशेंट एवरेज है या नहीं। ज्यादातर पेशेंट एवरेज कैटेगरी में आते हैं, इसलिए रिकमेंडेड डोजेस सेम ही यूज भी हो जाती हैं। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि पेशेंट टू पेशेंट डोज वेरी कर सकती है। अब पेशेंट टू पेशेंट डोज वेरी करती है तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला यूज होते हैं। तो वो पहले हम देख लेते हैं कि अगर पेशेंट वो फैक्टर है जिसकी वजह से डोज चेंज होगी, तो वो हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो इस तरह से ये कुछ फॉर्मूलाज हैं। पहले फॉर्मूलाज हैं बॉडी साइज को लेके। इसमें एक फॉर्मूला बॉडी वेट को लेके है, एक फॉर्मूला है बॉडी सरफेस एरिया पे। बॉडी वेट इन केजी और बॉडी सरफेस एरिया इन मीटर स्क्वायर। तो बॉडी वेट वाला जो फॉर्मूला है वो है, इंडिविजुअल डोज कैलकुलेट करने के लिए आपको बॉडी वेट लेना है पेशेंट का, डिवाइडेड बाय 70 इंटू एवरेज एडल्ट डोज, जो आपके पास पहले से है, जो रिकमेंडेड डोज है, जो पॉपुलेशन डेटा की वजह से आपके पास है। दूसरा है बॉडी सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला। तो बॉडी सरफेस एरिया इन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.7 इंटू एवरेज एडल्ट डोज। तो ये तो है कि अगर आपको लग रहा है कि बॉडी साइज जो है पेशेंट का वो एवरेज कैटेगरी में नहीं आता। दूसरा जो फॉर्मूलाज हैं दूसरे, वो हैं एज रिलेटेड। तो ये जो दो फॉर्मूलाज हैं ये एक्चुअली पीडियाट्रिक्स में यूज होने वाले फॉर्मूलाज हैं, क्योंकि हम बच्चों पे बॉडी साइज वाले फॉर्मूलाज नहीं लगा सकते, क्योंकि जो चिल्ड्रन है वो जस्ट छोटे साइज के एडल्ट नहीं है। उनकी फिजियोलॉजी बॉडी की एडल्ट से डिफरेंट होती है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो अडल्ट की तरह उनको ट्रीट नहीं कर सकते, कि जस्ट उनका साइज कम है और कोई फर्क नहीं है, उनका बॉडी वेट कम है, बस।
वो एडल्ट है ही नहीं एक्चुअली। तो इसलिए उनके लिए अलग फॉर्मूला यूज होते हैं। तो वो दो फॉर्मूला है यंग्स फॉर्मूला। पहला है यंग्स फॉर्मूला, एज डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 इनटू एडल्ट डोज। दूसरा है डिलिंग्स फॉर्मूला, एज डिवाइडेड बाय 20 इनटू एडल्ट डोज। तो ये फॉर्मूला एक्चुअली पीडियाट्रिक्स में यूज होने वाले फॉर्मूलाज हैं। तो डोज को कैलकुलेट करने के लिए जो भी फॉर्मूलाज होते हैं वो एक जगह लिखे हुए हैं, और पेशेंट यहाँ पे फैक्टर है जो डोज को वेरी कर रहा है। लेकिन सिर्फ पेशेंट पे ही बेस्ड नहीं होता है कि डोज डिसाइड करेंगे तो सिर्फ पेशेंट के हिसाब से डिसाइड करेंगे क्या, ऐसा नहीं है। कभी कभी ड्रग ड्रग पे भी डिपेंड करता है कि उसकी डोजिंग किस तरह से होगी, और कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, या कह सकते हैं कि डिजीज पे भी डिपेंड करता है कि उसकी डोजिंग किस तरह की जाएगी। तो ये जो अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे वो ये है कि ड्रग एंड कंडीशन बेस्ड स्ट्रेटजीज फॉर ड्रग डोज। ड्रग की डोजिंग के लिए जो भी स्ट्रेटजीज यूज की जाती हैं, जो ड्रग और कंडीशन पे बेस्ड होती हैं, वो 4 तरह की होती हैं। सबसे पहली जो है उसको कहते हैं स्टैंडर्ड डोज। स्टैंडर्ड डोज, द सेम डोज इज अप्रोप्रिएट फॉर मोस्ट पेशेंट। नाम से ही लग रहा है कि स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड सेट हो गया है कि एक ही तरह की डोज, सेम डोज ज्यादातर पेशेंट्स को क्योंकि कवर कर लेती है। इंडिविजुअल वेरिएशंस आर माइनर, ऐसा बहुत रेयर होता है कि उस डोज को चेंज करना पड़े। तो ऐसे केसेस में जिनका ऐसे ड्रग्स जिनका सेफ्टी मार्जिन बहुत वाइड है, जिनका सेफ्टी मार्जिन वाइड है, उनके केस में स्टैंडर्ड डोज डिसाइड कर दी जाती है, और वही डोज मैक्सिमम फिजिशियंस मैक्सिमम पेशेंट्स में यूज करते हैं। तो उसको कहा जाता है स्टैंडर्ड डोज, जिसमें आपको खुद से कुछ भी वेरिएशन करने की जरूरत ज्यादातर नहीं पड़ती है, क्योंकि वाइड सेफ्टी मार्जिन होने के कारण उस बहुत वाइड मार्जिन में, मतलब वाइड सेफ्टी मार्जिन का मतलब है कि उसका रेंज बहुत बड़ा होगा, उसका जो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन के बीच में बहुत गैप होगा। जैसे हम थेरेप्यूटिक विंडो भी जिसको कहते हैं, थेरेप्यूटिक इंडेक्स, वो बहुत वाइड होगा। तो स्टैंडर्ड डोज उस केस में स्ट्रेटेजी यूज होगी। इसके एग्जांपल्स हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, मेबेंडाजोल जो कि एक एंटी हेलमिंटिक ड्रग है, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड जो कि एक डायूरेटिक ड्रग है। तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो एग्जांपल्स हैं स्टैंडर्ड डोजिंग के। दूसरा जो डोजिंग रेजिमेन है या स्ट्रेटजी है वो है रेगुलेटेड डोज। तो रेगुलेटेड मतलब इसमें आपको डोज को रेगुलेट करना पड़ेगा। देखते हैं क्या है। व्हेन ड्रग मॉडिफाइज ए फाइनली रेगुलेटेड बॉडी फंक्शन, ये कोई ऐसी ड्रग है, इसका मतलब ये जो रेगुलेटेड डोज है ये किस पे डिपेंड करती है, कंडीशन पे। यहाँ पे जो हमारी डिजीज है वो कुछ ऐसी है कि उसके लिए जो ड्रग है वो किसी फाइनली रेगुलेटेड बॉडी फंक्शन को मॉडिफाई करती है, जैसे कि बीपी को बढ़ाती है या घटाती है, या ब्लड शुगर को बढ़ाती है घटाती है, इस तरह से। तो बीपी को रेगुलेट करती है या ब्लड शुगर को रेगुलेट करती है, ये इसका एग्जांपल है कि फाइनली रेगुलेटेड बॉडी फंक्शन को मॉडिफाई करती है। और ऊपर से वो करती तो है ही मॉडिफाई एक फाइनली रेगुलेटेड फंक्शन को, लेकिन उस मॉडिफिकेशन को हम इजीली नाप भी सकते हैं, विच कैन बी इजीली मेजर्ड। जैसे अगेन हम बीपी को नाप सकते हैं, ब्लड शुगर को नाप सकते हैं। तो इन केसेस में हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं डोज को बाय रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ अफेक्टेड फिजियोलॉजिकल पैरामीटर। तो जो भी फिजियोलॉजिकल पैरामीटर अफेक्ट हो रहा है, जैसे एंटी हाइपरटेंसिव के केस में बीपी अफेक्ट हो रहा है, तो हम एंटी हाइपरटेंसिव पे जब किसी पेशेंट को डालते हैं तो हम बीपी की रिपीटेड मेजरमेंट से ये डायरेक्टली देख सकते हैं कि हमारा ड्रग कितनी डोज पे अच्छा काम कर रहा है। तो इस तरह से हम एडजस्ट करते हैं उस डोज को। तो मतलब हम उसको रेगुलेट करते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं, क्या देखते हुए, जो भी फिजियोलॉजिकल पैरामीटर उससे अफेक्ट हो रहा है उस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर को बार बार मेजर करते हुए हम डोज को एडजस्ट करते हैं। मतलब इसमें आप एक बार में डिसाइड नहीं कर लेंगे कि इतनी ही डोज लगेगी। आप हर महीने या 15 दिन में एक बार पेशेंट को रिव्यू के लिए बुलाते हैं, और आप उसको एक तरह से लंबे टाइम तक ऑब्जर्व करते हैं, और आप एंटी हाइपरटेंसिव्स, हाइपोग्लाइसीमिक्स और एंटीकोगुलेंट्स भी इसके एग्जांपल्स हैं, और उन ड्रग्स की डोजेस को आप एडजस्ट करते हैं। लेकिन ये तो हम रेगुलेट कब कर सकते हैं, जब हम उस फंक्शन को डायरेक्टली मेजर कर भी सकते हैं आसानी से। इसके बाद तीसरी जो स्ट्रेटजी है वो है टारगेट लेवल स्ट्रेटजी।
इसमें भी नाम से याद रखेंगे टारगेट लेवल। इसका मतलब हम एक टारगेट सेट कर लेते हैं। किस चीज़ का टारगेट वो हम देखते हैं अभी। फॉर ड्रग्स हुज इफेक्ट्स आर नॉट इजिली क्वांटिफाइबल। अब यहाँ पे इजिली क्वांटिफाई कर पा रहे थे हम, लेकिन ये टारगेट हम सेट कहाँ करते हैं, जब ऐसे ऐसे कोई ड्रग्स हों जिनका इफेक्ट हम आसानी से क्वांटिफाई नहीं कर पाए। एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये भी है कि सेफ्टी मार्जिन भी जिन ड्रग्स का बहुत कम हो। तो ये ऐसे ड्रग्स होंगे जिनका सेफ्टी मार्जिन एक तो कम है, दूसरा उनका इफेक्ट कितना आ रहा है किस डोज पे वो हम इजीली मेजर नहीं कर पा रहे। तो वहां पे बेस्ट अप्रोच ये होती है कि एक सर्टेन प्लाज्मा कंसंट्रेशन को अचीव किया जाए। तो टारगेट किस चीज का है, एक्चुअली ये टारगेट है कंसंट्रेशन का, प्लाज्मा कंसंट्रेशन का, कि हमारे दिमाग में ये टारगेट रहता है कि इस ड्रग का इफेक्ट आने के लिए हमारे पास हर वक्त प्लाज्मा में एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन मेंटेन रहनी चाहिए। तो पहले इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहली बात, इनका सेफ्टी मार्जिन कम है और इजिली हम इनको नाप भी नहीं सकते, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी कन्वर्जेंट्स और कुछ एंटीबायोटिक्स, कुछ एंटी माइक्रोबियल्स भी इस कैटेगरी में आते हैं। और टारगेट लेवल स्ट्रेटेजी के लिए दो तरह के ड्रग्स के लिए अलग अलग रहती है ये स्ट्रेटेजी। जैसे ऐसे ड्रग्स जिनका टी हाफ शॉर्ट है और दूसरे वो ड्रग्स जिनका टी हाफ लॉन्गर है। तो जिनका टी हाफ एक्चुअली कम है, कम का मतलब है जैसे 2-3 घंटे तक उनका टी हाफ है, तो उन ड्रग्स को एडमिनिस्टर्ड एट कन्वेंशनल इंटरवल्स, जो कन्वेंशनल इंटरवल्स हैं, जैसे 6 घंटे में या 12 घंटे में। 6 घंटे में और 12 घंटे का मतलब है कि हर 6 घंटे में ड्रग को देने का मतलब है कि वो ड्रग की एक पर्टिकुलर डोज दिन में 3 बार दी जाएगी, और 12 घंटे में देने का मतलब है कि वो पर्टिकुलर डोज दिन में 2 बार दी जाएगी। तो वो बीडी और टीडीएस जो है कि दिन में 2 बार या दिन में 3 बार हम उन ड्रग्स को यूज करते हैं जिनका टी हाफ बहुत शॉर्ट है, क्योंकि वैसे भी हम जानते हैं कि 4 से 5 टी हाफ के बाद ड्रग पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाती है बॉडी से। तो जो भी कंसंट्रेशन हमें उसकी चाहिए, मिनिमम कंसंट्रेशन प्लाज्मा में, उसके हिसाब से ये डिसाइड होता है कि वो पर्टिकुलर ड्रग दिन में 2 बार देनी है, 3 बार देनी है, अगर उसका टी हाफ कम है तो। लेकिन जिन ड्रग्स का टी हाफ ज्यादा है, अगर हम उनमें भी सेम यही अप्रोच रखते हैं, तो उससे टॉक्सिसिटी होने का चांस बढ़ जाता है, ड्रग के एक्यूमुलेट होने का चांस बढ़ जाता है। तो उनके केसेस में हम क्या करते हैं, एक इनिशियल लोडिंग डोज एडमिनिस्टर करते हैं। कि पहली डोज या तो ये एक सिंगल डोज होती है, या फिर ये 2-3 डोजेस होती हैं, मतलब कुछ कुछ मिनट्स के बाद रिपीट की हुई डोजेस। उसको एक ही डोज समझते हैं हम, उसको हम कहते हैं लोडिंग डोज। तो वो एक इनिशियल डोज होती है कि एक बार इनिशियल लोडिंग डोज दे दी जो कि ज्यादा थी, और बाद में सब्सिक्वेंट मेंटेनेंस डोजेस दी जो कि कम होंगे। तो एक बार वो टारगेट, एक बार पहुंच गए हम उस टारगेट तक, और बाद में उस टारगेट को मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस डोजेस दी गई। किनके केसेस में, टी हाफ जिनका लॉन्गर है, और जिनका टी हाफ शॉर्ट है उनके केस में हम सेम ही डोज बार बार रिपीट कर देते हैं। तो ये जो स्ट्रेटेजी है इसको कहते हैं टारगेट लेवल स्ट्रेटेजी, क्योंकि इसमें हम एक टारगेट को ध्यान में रखते हुए डोजिंग करते हैं। जो चौथा है स्ट्रेटेजी वो है टाइट्रेटेड डोज। टाइट्रेटेड डोज क्या है, अब देखते हैं। द डोज नीडेड टू प्रोड्यूस मैक्सिमम थेरेप्यूटिक इफेक्ट कैन नॉट बी गिवन बिकॉज ऑफ इंटॉलरेबल एडवर्स इफेक्ट्स। इसका मतलब ये है कि जो बहुत ही टॉक्सिक ड्रग्स हैं उनके केस में ये यूज की जा रही है टाइट्रेटेड डोज, क्योंकि इसमें वो पर्टिकुलर डोज जो मैक्सिमम थेरेप्यूटिक इफेक्ट दे सकती है, प्रैक्टिकली हम उसको यूज कर ही नहीं पाते, क्योंकि जितनी डोज पे मैक्सिमम थेरेप्यूटिक इफेक्ट आता है, उस डोज पे एडवर्स इफेक्ट भी इतने ज्यादा हैं कि वो इनटॉलरेबल हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये जो ड्रग्स हैं ये बहुत ही टॉक्सिक हैं। अगर आपको मैक्सिमम इफेक्ट चाहिए तो उतना ही ज्यादा साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट भी आपको मिलेगा, और वो इतना ज्यादा होगा कि इनटॉलरेबल होगा। इसलिए ऑप्टिमल डोज इज अराइव्ड एट
by titrating it with an acceptable level of adverse effects। तो हमें कॉम्प्रोमाइज एक तरह से करना पड़ता है कि वो जो पेशेंट है उसकी बॉडी के हिसाब से भी और जो भी उसकी कंडीशन है उसके हिसाब से कि वो कितने उसकी इम्यूनिटी कैसी है और भी बहुत सी कंडीशन कि एडवर्स इफेक्ट्स वो कितने टॉलरेट कर सकता है, कितने एडवर्स इफेक्ट्स उसके लिए एक्सेप्टेबल हैं, उसके साथ उस डोज को एडजस्ट किया जाता है। अब इसकी दो तरह से डोजिंग होती है, लो एंड इनिशियल डोज एंड अपवर्ड टाइट्रेशन। मतलब पहले आप बहुत ही लो डोज से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे डोज को बढ़ाएंगे और वाइस वर्सा, या फिर आप हाई डोज से शुरू करेंगे और धीरे धीरे आप डोज को कम करेंगे। इसके एग्जाम्पल्स हैं एंटी कैंसरस ड्रग्स और कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो एंटी कैंसरस ड्रग्स क्योंकि बहुत ही टॉक्सिक ड्रग्स हैं और उनके एडवर्स इफेक्ट्स भी बहुत इंटॉलरेबल होते हैं जैसा कि हम जानते हैं, तो उनके केसेस में टाइट्रेटेड डोजिंग की जाती है। और इसके अलावा जो स्टेरॉइड्स हैं उनमें भी ऐसा ही होता है, लो डोज से शुरू करके एक हायर डोज तक जाके फिर वापस लो डोज तक आया जाता है। तो ये थी टाइट्रेटेड डोजिंग। तो चार तरह की स्ट्रेटजीज हमने पढ़ी। पहली थी स्टैंडर्ड डोजिंग, जिसमें सेफ्टी मार्जिन बहुत वाइड होता है जिन ड्रग्स का, उनके केस में हम ये यूज करते हैं। दूसरा था रेगुलेटेड डोजिंग, जिसमें इजिली मेजर्ड हो अगर बॉडी फंक्शन, कोई कोई जो भी बॉडी फंक्शन को ये ड्रग रेगुलेट करती है, मॉडिफाई करती है, उनको हम आसानी से अगर नाप सकते हैं तो हम डोज को रेगुलेट करना बेहतर समझते हैं। तीसरा है टारगेट लेवल स्ट्रेटजी, जिसमें एक तो सेफ्टी मार्जिन बहुत कम है, ऊपर से हम इफेक्ट को आसानी से नाप भी नहीं सकते, नॉट इजिली क्वांटिफाइबल एंड सेफ्टी मार्जिन इज स्मॉल। तो उसके केस में टारगेट लेवल स्ट्रेटजी यूज की जाती है। और टाइट्रेटेड डोज ये वहां यूज की जाती है जहां टॉक्सिसिटी बहुत बहुत ज्यादा है ड्रग्स की, जैसे एंटी कैंसरस ड्रग्स। और ये हम कवर कर चुके हैं। दूसरा जो आज का टॉपिक था वो था ड्रग डोसेज फॉर्म्स। देखो दो टर्म्स आएंगी, ड्रग डोज और ड्रग डोसेज फॉर्म। तो यहाँ थोड़ा सा लिखने का मेरा बस एक ही मकसद था कि आप ड्रग डोज और डोसेज फॉर्म को अलग अलग समझने की वो क्या है, दोनों को डिफ्रेंशिएट करें और जो पूछा हो वो बताएं। ड्रग डोसेज फॉर्म का मतलब है द मैनर ड्रग्स आर प्रेजेंटेड इन द मार्केट। मतलब मार्केट में ड्रग्स को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है वो है डोजेज फॉर्म। मतलब ड्रग किस फॉर्म में, ड्रग की डोज किस फॉर्म में मार्केट पहुंच रही है, जैसे कि सॉलिड डोसेज फॉर्म्स या सेमी सॉलिड्स या लिक्विड। तो सॉलिड फॉर्म में है जैसे टैबलेट, कैप्सूल्स, पाउडर्स, ग्रेन्यूल्स, ये सब सॉलिड फॉर्म्स हैं। या सेमी सॉलिड जैसे क्रीम, पेस्ट, जेल, ऑइंटमेंट। या फिर लिक्विड फॉर्म में जैसे सिरप, सॉल्यूशन, इमल्जन्स, सस्पेंशन एटसेट्रा। या फिर गैशियस फॉर्म में भी हो सकती है, जैसे एरोसोल्स, इनहेलर्स में जो भी यूज होती हैं ड्रग्स वो गैस फॉर्म में होती हैं। तो कुल मिला के डोजेज फॉर्म का मतलब है कि किस फॉर्म में, किस रूप में वो पहुंचती है। तो डोसेज फॉर्म के जो क्लासिफिकेशन है वो एक तो इसकी फिजिकल स्टेट पे होती है जैसा कि यहाँ लिखा है, बाकी इसकी क्लासिफिकेशन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से भी अलग अलग होती है। और ड्रग डोसेज फॉर्म जो है वो एक्चुअल में फार्मास्यूटिकल्स का टॉपिक है, फार्मेकोलॉजी के अंडर ये नहीं पढ़ा जाता है, इसलिए बहुत डिटेल में इसमें मैं नहीं जाऊंगी। मैं यही बताना चाहती थी कि डोसेज फॉर्म का मतलब क्या है। तो ये था डोज और डोसेज फॉर्म्स। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।